गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का चैप्टर होगा हायर परचेज सिस्टम, जिसका थ्योरी हमने शॉर्ट में बताया था और आज भी थोड़ा शॉर्ट में ही बता देते हैं। हायर परचेज सिस्टम ट्रांजैक्शन मेनली दो टाइप के होते हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जिस प्रकार कैश ट्रांजैक्शन के अलग अलग टाइप हैं, उसी तरह क्रेडिट ट्रांजैक्शन के भी कई वेरियस टाइप्स होते हैं। जैसे एक नॉर्मल क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो एक वेंडर और एक परचेजर के बीच आपसी विश्वास के आधार पर, आपसी सहमति के आधार पर होता है, जिसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो बिल ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से होता है, और अभी जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ऐसा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है जिसमें परचेजर और वेंडर के बीच एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट के आधार पर धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाता है। तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने वाले सिस्टम में दो प्रकार के मेनली सिस्टम हैं, एक है हायर परचेज सिस्टम और दूसरा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। दोनों चैप्टर हम लोग को इस बीकॉम वाले बुक में पढ़ना है, लेकिन मेन है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम पर बेस्ड एक्ट इंडिया में बना था 1972 में, और उसी के आधार पर कुछ डिफिनेशन जो बहुत सारे स्कॉलर के द्वारा भी दिया गया है, और उस स्कॉलर के डिफिनेशन के आधार पर एक आइडियल डिफिनेशन अगर हायर परचेज सिस्टम का बोला जाए तो हायर परचेज सिस्टम परचेजर और वेंडर के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें वेंडर एसेट्स को यूज करने का राइट परचेजर को दे देता है और परचेजर उसकी कीमत का भुगतान धीरे धीरे सुविधा अनुसार इंस्टॉलमेंट में करता है। वो इंस्टॉलमेंट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस सिस्टम की सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट परचेजर के द्वारा वेंडर के नाम नहीं किया जाता है, तब तक वेंडर के द्वारा ओनरशिप का ट्रांसफ़र परचेजर के नाम नहीं किया जाता है। मीन्स हायर परचेज सिस्टम में लास्ट पेमेंट परचेजर के द्वारा दे देने के बाद वेंडर द्वारा ओनरशिप का ट्रांसफ़र परचेजर के नाम कर दिया जाता है। और बाय द वे किसी भी कारण से परचेजर के द्वारा किसी भी इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में फॉल्ट होता है तो वेंडर को ये राइट है कि वो एसेट्स को सीज कर ले या जब्त कर ले, और अब तक परचेजर ने इस मद में जो कुछ भी पेमेंट किया है उसको एज ए हायर मान के अपने ही पास रख ले। इसलिए इस सिस्टम का नाम पड़ा है हायर परचेज सिस्टम। इसमें हम दो तीन टर्म यूज किए। पहला है वेंडर। वेंडर का मतलब होता है बेचने वाला, विक्रेता। परचेजर मतलब खरीदने वाला, क्रेता। और हायर मतलब होता है किराया। अब इस हायर परचेज सिस्टम में किसी भी प्रोडक्ट के दो प्राइस होते हैं। एक होता है कैश प्राइस, जिस पर वो प्राइस जिस पर उस प्रोडक्ट का कैश में ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो, और दूसरा होता है एग्रीमेंट के आधार पर तय किया गया प्राइस, जो दोनों पक्ष के एग्रीमेंट के आधार पर तय होता है, वो होता है हायर परचेज प्राइस। जनरली कभी भी कैश प्राइस से बड़ा होता है हायर परचेज प्राइस। क्यों? क्योंकि हायर परचेज प्राइस में कैश प्राइस के साथ साथ इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट का भी ऐड हो जाता है ना। इसलिए हमको कैलकुलेशन करना होता है इसमें, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें जो हायर परचेज प्राइस में इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो निकाला जा सके। जैसे आपके बुक में SM शुक्ला के बुक में इलस्ट्रेशन 1 है, जिसका शॉर्ट में हम क्वेश्चन यहाँ सामने रखे हैं। एक मोटर लॉरी है जिसका कैश प्राइस है 37,250। दो पक्षों यानी परचेजर और वेंडर के बीच एग्रीमेंट के आधार पर परचेजर ने शुरू में 10,000 का डाउन पेमेंट किया और धीरे धीरे 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट में 10,000 के 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट में उसका पेमेंट किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट वेंडर के द्वारा 5% के रेट से चार्ज किया जा रहा है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी 10% के रेट से चार्ज किया जा रहा है।
अब हमको ये देखना है कि कौन सा हायर परचेज प्राइस है, कौन सा कैश प्राइस है। सीपी शॉर्ट नाम है, कैश प्राइस का शॉर्ट नाम है सीपी। और डाउन पेमेंट का मतलब होता है इनिशियल पेमेंट। तो हायर परचेज प्राइस कैसे समझेंगे कौन है, तो हायर परचेज प्राइस कैसे निकलेगा, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट में सारे इंस्टॉलमेंट को जोड़ दिया जाएगा। जैसे डाउन पेमेंट है 10,000 और 10,000 का 3 इंस्टॉलमेंट है तो हुआ 30,000। तो यानी टोटल जो है हायर परचेज प्राइस कितना हो गया, 40,000। अब आपको देखना ये है कि अगर हमको हायर परचेज प्राइस पता है, कैश प्राइस पता है, तो टोटल इंटरेस्ट तो तुरंत निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बताएं कि हायर परचेज प्राइस बराबर होता है सीपी प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो सकता है, एचपी माइनस सीपी हो सकता है कि नहीं। हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला हो गया सीपी प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इक्वल टू एचपी माइनस सीपी, है ना। तो ये तो कैलकुलेशन 1 मिनट में निकल जाएगा कि इंटरेस्ट कितना है। 40,000 माइनस 37,250 इक्वल टू जो आएगा 2,750, वो हमारा निकल जाएगा टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि इंस्टॉलमेंट वाइज इंटरेस्ट निकालना मेन कैलकुलेशन है ना। तो इंस्टॉलमेंट वाइज इंटरेस्ट निकालने के हमारे सामने 2 मेथड हैं। एक है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मेथड और दूसरा है एडिशनल इंटरेस्ट मेथड, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मेथड से, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मेथड का पहचान क्या होगा, जब किसी क्वेश्चन में दिया हुआ सीपी का अमाउंट छोटा हो और दिया हुआ एचपी का अमाउंट बड़ा हो, यानी सीपी इज लेस देन गिवन एचपी, तो देर हम समझना होगा हमको कि ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मेथड से बनेगा। और जिस किसी क्वेश्चन में सीपी और एचपी दोनों इक्वल दिख रहा होगा, तो ये समझ लीजिए कि वो एडिशनल इंटरेस्ट मेथड से क्वेश्चन सोल्व होगा। अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में सबसे हमको देखना है 3 कॉलम बना, एक टोटल सीपी का, ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का, और ये इंस्टॉलमेंट वाइज सीपी। टोटल सीपी 37,250 माइनस डाउन पेमेंट हो जाएगा 10,000 दिया हुआ है, 27,250। कैलकुलेशन है 5%, 5/100 नॉर्मल कैलकुलेशन है। 1,362.50 अप्रोक्स में हमने 1,363 लिखा, यानी 1,363 रुपये। अब इधर सजाना है, 10,000 इंस्टॉलमेंट है, और चूंकि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है तब बनता है इंस्टॉलमेंट, तो इसलिए 10,000 में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाएगा, तो निकल जाएगा एक पहला सीपी, है ना। तो पहला सीपी हमारा कितना हो गया, 8,637। उसको अगर प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोला जाए कि अगर हम कैश में खरीदे रहते तो हमको एक बार में 8,637 रुपया ही देना पड़ता, है ना। चूंकि यहाँ टोटल सीपी है और इधर टोटल जो है एचपी का बात है, तो कैलकुलेशन कभी भी 1 कैटेगरी के आइटम में होता है, एक तरह के आइटम में होता है। इधर है टोटल एचपी, इधर है टोटल सीपी, तो जब तक एचपी को सीपी में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक कैलकुलेशन सही होगा नहीं, इसलिए हम ये ऐसा किए। 10,000 में इंस्टॉलमेंट में से 1,363 इंटरेस्ट माइनस कर दिया, 8,637 रुपया सीपी आ गया, पहला सीपी। अब ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये पहला माइनस हो गया। अब ये कितना बैलेंस बचा 18,613। 18,613 पर फिर 5% निकालेंगे, दूसरा इंटरेस्ट निकल गया 930 रुपया 65 पैसा, अप्रोक्स में देखा जाए तो 931 रुपया। फिर उसी तरह सजाना है, 10,000 का इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है 931, माइनस कर दिए तो सेकंड सीपी मेरा निकल गया 9,069। अब लास्ट, चूंकि 3 ही इंस्टॉलमेंट है तो ये तीसरा कैलकुलेशन है इंटरेस्ट का, तीसरा है यानी लास्ट है, 1, 2 ये तीसरा है, तो लास्ट इंटरेस्ट इस तरह नहीं निकलेगा, नॉर्मल फॉर्मूला से नहीं, उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है लास्ट इंटरेस्ट का, लास्ट इंस्टॉलमेंट माइनस लास्ट सीपी, है ना। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट चाहे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो सब 10,000 का है,
और माइनस लास्ट सीपी हमारा ये है 9544, तो निकल गया हमारा 456। ये तीसरा इंटरेस्ट निकल गया, तो तीनों इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हो गया। अब कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में भी दो मेथड जनरली हम लोग इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। एक है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, या रिटर्न डाउन रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड यानी क्रमागत ह्रास पद्धति, और WDV मेथड भी उसको कहा जाता है शॉर्ट में, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को। और एक है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। तो क्वेश्चन में जब मेथड के बारे में मेंशन नहीं हो तो हम लोग WDV मेथड ही यूज करते हैं, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उसमें डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हुआ। ध्यान ये देना है कि इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में डाउन पेमेंट घटा है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है बाकी अमाउंट पर लगाया जाता है, लेकिन डेप्रिसिएशन ओरिजिनल प्राइस पर लगता है, इसलिए अगर डाउन पेमेंट है भी तो यहाँ माइनस नहीं हुआ है, सीधे कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया। 10% कैलकुलेशन बहुत इजी होता है। 37,250 का हो जाएगा 3,725 वाला। फिर यही वाला अमाउंट जो है माइनस होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब यही होता है। फिर सेकंड बैलेंस जो बचा उस पर सेकंड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। 33,525 रुपया का 10%, 3,352 रुपया 50 पैसा, 3,353। फिर ये जो है दूसरा जो है घटेगा, तीसरा बैलेंस आएगा 30,172, 30,172 गुने 10/100, 3,017 अप्रोक्स तीसरा डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन तीनों कैलकुलेट हो गया। अब हमको देखना है, इसके बाद हम लोगों को देखना है जर्नल आप लोगों को नोट्स में भेजा गया, या अगर नहीं हो तो हम फिर आप लोगों को जर्नल का नोट्स दे देंगे। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर, एकदम साधारण जर्नल है, आप लोग देखे होंगे तो पता होगा। जर्नल एंट्री दो मेथड से बनाया जा सकता है इन द बुक्स ऑफ परचेजर। एक है क्रेडिट परचेज मेथड और दूसरा है क्रेडिट परचेज एसेट्स एक्रूरल मेथड। यानी फर्स्ट मेथड है क्रेडिट परचेज मेथड और सेकंड मेथड है एसेट्स एक्रूरल मेथड। हम आपको फोकस कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं क्रेडिट परचेज मेथड। क्रेडिट परचेज मेथड क्या है कॉन्सेप्ट उसका? ये उस परचेजर के द्वारा बनाया जाता है जो इस सच्चाई को स्वीकारता है कि हम उधार खरीदे हैं, है ना। तो वो जो मान के चलते हैं कि हम उधार खरीदे हैं, वो लोग क्रेडिट परचेज मेथड यूज करते हैं। कुछ लोगों का कंसेप्ट है कि जितना हम पैसा देते जा रहे हैं उतना पर मेरा राइट बनते जा रहा है, तो वो लोग यूज करते हैं एसेट्स एक्रूरल मेथड। लेकिन ज़्यादा यूज होता है यही वाला मेथड। एसेट्स एक्रूरल मेथड भी आप लोगों को बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमको देखना है क्रेडिट परचेज मेथड। जर्नल आप लोगों के पास होगा, वैसे नहीं है फिर भी हम बताते हैं। फर्स्ट ईयर जर्नल होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एसेट्स की जगह पर एसेट्स का नाम लिखना है, जैसे वैगन हो, चाहे मोटर लॉरी हो, चाहे कोई भी एसेट्स हो तो एसेट्स का नाम लिखा जाएगा। अब वेंडर की जगह अगर क्वेश्चन में वेंडर का नाम हो तो नेम ऑफ वेंडर लिखा जाएगा। यहाँ पर कौन सा अमाउंट रहेगा? टोटल एचपी का, टोटल सीपी का अमाउंट। जैसे इस क्वेश्चन में 37,250 रहेगा, है ना। यानी 37,250 सीपी था तो 37,250 रहेगा। दूसरा जर्नल बनेगा, ये पहला जर्नल हुआ। दूसरा जर्नल बनेगा डाउन पेमेंट का। तो डाउन पेमेंट में पैसा दिया जाता है, तो वेंडर पाया तो वेंडर अकाउंट डेबिट, अब पैसा गया टू कैश या बैंक अकाउंट। इसमें रहेगा डाउन पेमेंट का अमाउंट। जैसे इस क्वेश्चन में 10,000 का डाउन पेमेंट था तो 10,000 रुपये। यहाँ वेंडर का नाम, यहाँ टू कैश या बैंक। वेंडर पाया पर्सनल अकाउंट है डेबिट, कैश या बैंक। कैश गया मेरे पास रियल अकाउंट है क्रेडिट। ये दोनों जर्नल स्टार्टिंग ऑफ द ईयर बनते हैं और बाकी सब जर्नल जो है एंड ऑफ द ईयर बनेंगे। तीसरा जर्नल इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ये इंटरेस्ट ड्यू का जर्नल है। ड्यू मतलब बाकी है, बाकी है, चाहे पेड है, एक्सपेंसेज है, डेबिट। और देना है हमको वेंडर को, तो देना है लायबिलिटी है इंक्रीज किया क्रेडिट। इसमें पहला इंटरेस्ट का अमाउंट लिखा जाएगा, जैसे जो हमारा इलस्ट्रेशन था उसमें 1363।
चौथा जर्नल बनेगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट का। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो चाहे डाउन पेमेंट हो, सबका एक के जर्नल बनता है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश क्यों बनता है? क्योंकि डाउन पेमेंट में भी पैसा दिया जाता है, इंस्टॉलमेंट में भी पैसा दिया जाता है, तो सेम जर्नल है। इसमें पहला इंस्टॉलमेंट का है, जैसे इस क्वेश्चन में जो इलस्ट्रेशन आपके सामने है वो उसमें है 10। उसके बाद पांचवा जर्नल होता है डेप्रिसिएशन का। सो साधारण जर्नल जो हम लोग को शुरू से याद है डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। जैसे हमारा इस इलस्ट्रेशन में 3,725 पहला डेप्रिसिएशन है। उसके बाद 1 2 3 4 5 लास्ट जर्नल, छठा जर्नल बनता है। इसमें छठा जर्नल वो क्या बनेगा? वो ट्रांसफर का। हर बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। इसमें पहला इंटरेस्ट, इसमें पहला डेप्रिसिएशन, दोनों का प्लस करके यहाँ पर। अब उसके बाद क्या होगा? जितने ईयर का क्वेश्चन है वो उतने ईयर का जर्नल बनाना है। तो ये फर्स्ट ईयर में 6 जर्नल बने, 1 2 3 4 5 6। और सेकेंड टू लास्ट ईयर क्या करना होता है? सेकेंड टू लास्ट ईयर नंबर 1 नंबर 2 जर्नल नहीं बनेगा। नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 एज यूजुअल, जैसे पहले था नंबर 3 4 5 6 वहीं सेम रिपीट हो जाएगा। जैसे 3 ईयर का क्वेश्चन है तो 4 और 4 8 और जर्नल बनेगा, कुल मिलाकर 14 जर्नल हमारा इस ईयर में बना। जब जर्नल बन जाएगा तो लेजर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए हम कहेंगे इलस्ट्रेशन 1 बनाइए आप लोग, और फिर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ये बनाइए, फिर हम आप लोगों को फिर बताएंगे। थैंक यू।